A very lovely good morning, children. Myself, Sarita Chaudhary, PGT Science teacher from St. Joseph Public School, Talk. Children, in the previous videos, we started chapter number 1 of science, which is nutrition in plants. And we discussed that what is the difference between the autotrophs and heterotrophs. We had a detailed study about the autotrophs. The process by which the autotrophs prepare their own food is called as photosynthesis. And we also got to know that in the process of the photosynthesis, the food is prepared in the form of carbohydrates. Right. So carbohydrates are generally, these are the composition of carbon plus hydrogen प्लस ऑक्सीजन, इन तीन एलिमेंट से मिलके कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है. सो इन टुडेज वीडियो आवर फर्स्ट टॉपिक इज सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा कि ये कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से मिलके बने हुए हैं. नाउ दीज कंपोनेंट्स आर आल्सो यूज्ड टू मेक द अदर न्यूट्रिएंट्स, जैसे प्रोटीन है, फैट है, उसका भी फॉर्मेशन होता है. प्रोटीन्स आर द नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, दैट मीन्स दे कंटेन नाइट्रोजन. अब अगर प्लांट्स को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट हो तो हाउ दे फुलफिल देयर दैट डिमांड. इन एटमॉस्फेयर देयर इज 78% ऑफ नाइट्रोजन. इतनी ज्यादा अमाउंट में होने के बाद भी प्लांट्स आर नॉट एबल टू एब्सॉर्ब दैट नाइट्रोजन डायरेक्टली. तो उनको कैसे हेल्प करते हैं, कौन हेल्प करते हैं? प्लांट्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, जिसे भी पल्सेस वाले, दालों वाले जो पौधे होते हैं उनको हम साइंटिफिक टर्म्स में कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स. इन प्लांट्स की रूट्स के अंदर स्पेशल बैक्टीरिया प्रेजेंट है, नेम्ड एज राइजोबियम बैक्टीरिया. दिस राइजोबियम बैक्टीरिया हैज अ स्पेशल एबिलिटी to convert the free atmospheric nitrogen into some soluble forms, और वो उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स में उसको कन्वर्ट करेंगे, सॉइल में फिक्स कर देंगे, एंड फ्रॉम देयर द प्लांट कैन एब्जॉर्ब दैट नाइट्रोजन कंपाउंड्स. So this is the way by which the nitrogen demand of the plants can be fulfilled. You must have seen some of the farmers, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कहीं पर कि फार्मर्स कुछ फर्टिलाइजर्स भी यूज करते हैं. तो फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं. तो फर्टिलाइजर्स को सॉइल में यूज करके भी फार्मर जो हैं वो प्लांट की नाइट्रोजन डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं. Today's video's next topic is, children, heterotrophic mode of nutrition. Hetero means dependent on others and trophic means for food or the nutrition. So those plants which cannot synthesize their own food, they are dependent on the others to take their food. Those are called as heterotrophs, and this mode of nutrition is called as heterotrophic mode of nutrition. Children, heterotrophic mode of nutrition is further classified into 4 parts. Let's study them in detail. The first part is parasites or parasitic mode of nutrition, इसको हम कहते हैं. किनको बोलेंगे parasitic plants, parasites? Those plants, they cannot make their own food. वो अपना खाना खुद synthesize नहीं कर पा रहे. They are obtaining their food from the other plants, other plant bodies. उनको हम बोलेंगे parasites. एंड इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कह देंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एक प्लांट जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, वो जिस दूसरे प्लांट से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट सेकंड प्लांट इज कॉल्ड एज होस्ट. उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? होस्ट प्लांट. लेट्स डिस्कस फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइट्स. डॉडर एंड कस्क्यूटा, दे आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइट्स. कस्क्यूटा is called अमर बेल in हिंदी. चलो कभी आपने अपने सराउंडिंग में देखा हो कि कुछ प्लांट्स होते हैं, सिलेंड्रिकल उनका स्टेम होता है, उनमें लीव्स बहुत ही छोटी होंगी या रिड्यूस साइज में है या येलो कलर की होंगी, वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते, खुद नहीं बना पा रहे हैं. तो जैसे मान लो एक नीम का ट्री है, उसके ऊपर अगर कस्क्यूटा की जो बेल है, वेन है, वो अगर चढ़ गई है, ग्रोथ करना स्टार्ट किया है, तो कस्क्यूटा क्या करेगा? इट एब्जॉर्ब्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दैट नीम ट्री.
तो वो नीम ट्री केस में क्या होगा, दैट इज अ होस्ट प्लांट, वो वहां पे होस्ट प्लांट है और उसने कस्क्यूटर ने सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए, तो क्या होगा, विद इन फ्यू डेज वी विल सी दैट द होस्ट प्लांट, जो नीम ट्री है, दैट विल कंप्लीटली डाई, उसके बाद तो न्यूट्रिएंट्स बचे ही नहीं, सारे कस्क्यूटर ने एब्जॉर्ब कर लिए हैं. So these are the examples of plant parasites. Students, if we talk about the leech or mosquitoes, जो हमारी बॉडी से ब्लड सक करते हैं, are they also parasites? Yes, you are right. They are the examples of animal parasites. वो हमारी बॉडी से ब्लड सक कर रहे हैं ना. अगर किसी ह्यूमन की बॉडी पे बहुत सारे लीचेज एक साथ अटैक कर दें, तो वो क्या करेंगे, सारा ब्लड सक कर लेंगे एंड अल्टीमेटली द पर्सन विल डाई. So they are also the animal parasites. Students, are we also humans? We are also parasites. हम भी तो अपना खाना खुद नहीं बना पाते. We are also dependent on plants for our food. No, we are not considered as the parasites because what we are taking, हम जो प्लांट से प्रोडक्ट ले रहे हैं, चाहे हम ग्रेन्स ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, वो सब क्या है, दैट इज द स्टोर्ड फूड ऑफ दोज प्लांट्स, राइट. उनको खाने से पूरे पौधे की लाइफ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा. दैट प्लांट इज नॉट गोइंग टू डाई. अगर हम एक एप्पल ट्री से एप्पल्स को निकाल लेंगे तो प्लांट थोड़ा खत्म हो जाएगा. बट पैरासाइट तो क्या होते हैं, जो दूसरे बॉडी के ऊपर रह के उसे सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड विल क्रिएट अ थ्रेट फॉर द लाइफ ऑफ द होस्ट बॉडी. सो वी आर नेवर कंसिडर्ड एज अ पैरासाइट. Let's talk about the next category of heterotrophic mode of nutrition, that is saprophytes. अब saprophytes क्या होते हैं? Those plants, again we cannot synthesize their own food, अपना खाना खुद तो बना ही नहीं सकते. They derive their food from the dead and decaying plant and animal matters. प्लांट से कोई बचेले हिस्से हैं, पुराने हिस्से हैं, पार्ट्स हैं कहीं भी टूटे हुए, या एनिमल्स के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, एनिमल डेड बॉडीज हैं, उनसे अगर अपने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करें तो दोज काइंड ऑफ प्लांट्स विल बी कॉल्ड एज saprophytes and this mode of nutrition will be called as saprophytic mode of nutrition. Let's discuss few examples of saprophytes. मशरूम, मोल्ड्स, आपने देखा होगा रेनी सीजन के अंदर जनरली गार्डन एरियाज के अंदर या कहीं पे बड़े जैसे वुडन लॉग अगर रखे हुए हों तो उनके ऊपर अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर दे स्टार्ट ग्रोइंग. मशरूम की कुछ स्पीशीज वहां पे ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती हैं. स्टूडेंट, फंगस, मशरूम जो है वो फंगी जो कैटेगरी होती है उसके अंदर आते हैं. मशरूम, यीस्ट. सो आर ऑल द फंगी दे आर यूजफुल टू अस. उनके अगर यूजेस डिस्कस करें फंगी के, हम फंगस के, सम ऑफ द फंगी दे आर यूजफुल. जैसे हमने बात की, यीस्ट है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज कर रहे हैं. मशरूम्स हैं, सैलेड की फॉर्म में या कुक्ड वेजिटेबल्स की फॉर्म में इनको हीट करें, दे आर हेल्दी टू ईट. But some of the fungus, they are not useful to us. In fact, they cause diseases in the bodies of plants and animals, and in fact in humans also. And should always remember one thing, that fungus is something which never get die. ये कभी finish होती ही नहीं है. It generally grows in the rainy season. आपने देखा होगा रेनी सीजन में कुछ पिकल्स हैं या लेदर स्टफ होता है, लेदर के बने हुए शूज हैं, पर्सेस हैं, बेल्ट हैं, उसके ऊपर कई बार फंगस ग्रोथ हो जाती है, राइट. तो रेनी सीजन में क्यों ग्रोथ होती है? व्हाट अबाउट द समर सीजन और विंटर सीजन? द स्पोर्स, हम कहते हैं समझते हैं सीड्स ऑफ द फंगस, दे रिमेन इन द एयर, इन द एटमॉस्फेयर, इन द ड्राई कंडीशंस ऑल्सो, वो खत्म नहीं होते. बट जब भी उनको मॉइस्चर मिलता है, ह्यूमिडिटी मिलेगी, रेनी सीजन में अच्छे से मॉइस्चर मिल जाता है ना हर चीज को, तो उस केस में क्या करते हैं, दे गेट सेटल ऑन द ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन. जहाँ पे भी उनको थोड़ा सा मॉइस्चर लगेगा वहां पे वो जाएंगे और वो जर्मिनेशन करेंगे, फर्दर वो ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं. ब्रेड के ऊपर देखा होगा, ड्राई टोस्ट, उन पे फंगस नहीं लगती, बट ब्रेड का पैकेट जब हम परचेज करते हैं फ्रॉम द मार्केट, इट इज पैक्ड इन द पैकेट, तो उसको अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं फॉर द 2 to 3 डेज, उसके बाद कुछ येलो, ब्राउन, ग्रीनिश कलर की स्ट्रक्चर्स ग्रोथ करती हैं. व्हाट दे आर दी फंगस चिल्ड्रन. तो अगर किसी फूड स्टफ पे फंगस दिखाई दे रही है और हमने सोचा कि ओके वी हैव रिमूव दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दैट फूड स्टफ जहाँ पे फंगस लगी हुई थी, एंड इफ वी कंज्यूम द रिमेनिंग पार्ट जहाँ पे हमें लग रहा है कि फंगस नहीं है,
that is not good for your health, because हो सकता है कि वहां पे आपको प्रॉपर फंगस के स्पोर्स दिखाई नहीं दे रहे, बट अगर वहां पे थोड़ा सा भी फंगस रह गया है और वो अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो that fungus will grow in multiple in your body also. So that's all about the saprophytes. Let's come to the next category, that is the insectivores. Children, insecti means insect and vores means to eat. So those plants who eat insects for their nutrient supply are called as insectivores. Isn't it amazing children कि पौधे जो है वो भी इंसेक्ट को खा जाते हैं. लिजार्ड को हमें देखा है, फ्रॉग को हमें देखा है, छोटे मोटे इंसेक्ट को ईट करते हैं, बट प्लांट भी इंसेक्ट को खाते हैं. राइट इज राइट. These insectivorous plants, they are green in color. Now the question arises, if they are in green color, that means they have chlorophyll, they can synthesize their own food, then why they are eating insects? Because these insectivorous plants, they grow in such a soil where is a deficiency of nitrogen nutrients. वो soil जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं पे ये insectivore plants ग्रोथ करते हैं. तो उनकी नाइट्रोजन डिमांड को फुलफिल करने के लिए वो क्या करेंगे? दे ईट द इंसेक्ट. एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोर्स आर पिचर प्लांट एंड ब्लैडरवोर्ट. आपने पिचर प्लांट की स्ट्रक्चर्स कई जगह पे देखी होगी. इसकी जो लीव्स होती हैं दे कन्वर्ट इनटू अ पिचर लाइक स्ट्रक्चर, एक वेसल मटके जैसी शेप ले लेते हैं. दैट्स व्हाई दिस प्लांट इज कॉल्ड एज अ पिचर प्लांट. और इस लीफ का जो एपेक्स पोर्शन होता है, कॉर्नर का जो पोर्शन है, that turn into a lid-like structure and they are very attractive in color. तो क्या होगा? Insects will get attracted toward these pitcher-like structures. अब इन pitcher-like structures के अंदर there are some small hair-like structures present which are directed towards the downward direction. क्यों नीचे की तरफ होते हैं? तो अगर कोई इंसेक्ट आके यहाँ पे बैठता है, अब वो जितना बाहर निकलने के लिए कोशिश करेगा उतना ही इन हेयर के मूवमेंट की वजह से वो और नीचे जाता जाएगा. एंड इन दिस पिचर प्लांट देयर आर सम डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट जो पूरे इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं. सो दिस इज हाउ द इंसेक्टिवोर्स प्लांट दे ईट द इंसेक्ट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच इज सिम्बायोसिस. अब सिम्बायोसिस को समझने के लिए स्टूडेंट्स वी कैन से, मान लो इन अर्ली मॉर्निंग योर मदर्स आर गेटिंग लेट टू प्रिपेयर योर लंच बॉक्सेस. हाँ, प्रॉपर्ली वो प्रिपेयर नहीं कर पाए एंड यू आर टू फ्रेंड्स. आपके एक फ्रेंड ने क्या किया, उनकी मम्मा ने लंच बॉक्स के अंदर भेज दी है चपाती, एंड सेकंड फ्रेंड की मम्मा ने क्या भेज दी लंच बॉक्स के अंदर, कुक्ड वेजिटेबल सब्जी बना के भेज दी है. अब चपाती को भी आप अकेले नहीं खा सकते, कुक्ड वेजिटेबल्स को भी आप अकेले नहीं खाओगे. तो आप लोगों ने क्या किया, स्कूल में आने के बाद यू शेयर योर लंच बॉक्सेस. राइट, चपाती साथ में फ्रेंड को दे दी, इससे कुक्ड वेजिटेबल्स ले ली और प्रॉपर्ली हमारा मील हो जाएगा, हम प्रॉपर डाइट ले पा रहे हैं. तो ऐसा ही कुछ प्लांट्स के अंदर भी होता है स्टूडेंट. टू डिफरेंट प्लांट्स when they associated together, when they live together to meet their demands of different nutrients and shelter and water and minerals, then those kind of plants are called as symbiotic plants, and this association, this partnership is called as symbiosis. Example of symbiosis is the lichen children. अब lichen के अंदर 2 different organisms हैं, एक होते हैं एल्गा, एक होते हैं फंगस, दोनों साथ में मिलकर रह रहे हैं. दिस एल्गा पार्टनर, इट इज ग्रीन इन कलर, इट कंटेन्स द क्लोरोफिल. दैट मीन्स ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है. फूड बनाने के साथ साथ ये क्या करेगा, फंगस को भी कुछ फूड प्रोवाइड करवा देगा. एंड फंगस बीइंग नॉन ग्रीन इन कलर, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसमें रूट्स प्रेजेंट रहती हैं चिल्ड्रन फंगस के अंदर. तो दे कैन एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, एंड उन वाटर मिनरल्स को खुद भी यूज करेंगे एंड एल्गा को भी प्रोवाइड करवाएंगे. साथ में फंगस क्या करता है, इट प्रोवाइड द शेल्टर आल्सो टू द एल्गा. So this is called as the symbiosis children. In a next video, we'll study the next part of the chapter. Till then, thanks for watching.